हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। हम लोगों का मैथ का जो एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा है, उसमें आज लेक्चर 2 आएगा, जिसमें 10 डिफरेंट टॉपिक से 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है, जैसे एंशियंट का चल रहा है अभी, और एंशियंट में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? इंडो ग्रीक्स तक। इंडो ग्रीक्स तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो होगा साकाज, या फिर जिसको कि हम लोग सिथियंस भी बोलते थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई एंशियंट का। आज हम लोग जैसे देखिए, आपको भी पता होगा कि 71st बीपीएससी में अराउंड 1500 प्लस वैकेंसी आ रहा है। ये कंफर्म है कि 1500 प्लस ही वैकेंसी होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बीएसएससी सीजीएल भी आ रहा है, और अभी आपको पता होगा 29th से आप जो है एएसओ का जो आया है वैकेंसी, उसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक अगर रिलायबल सोर्स आपके पास है तो वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बेसिस पे आप डिस्कशन, आप जो है पीवाईक्यू डिस्कशन के आधार पे अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप जो है कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी का जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बीएसएससी सीजीएल का पेपर रिवील नहीं होता है जल्दी। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा सजेस्ट किया जाता है क्वेश्चंस, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं। और बीपीएससी का तो सबको पता होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस पार्ट। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जीएस पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच मुगल इंपेरर एज्यूम द टाइटल ऑफ जिंदा पीर? जिंदा पीर का टाइटल कौन से मुगल इंपेरर ने एज्यूम किया था? ठीक है। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, और ऑप्शन डी है जहांगीर। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 66 में देखने को मिला है। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदा पीर का मतलब क्या होता है। जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट। ठीक है, लिविंग सेंट। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर, औरंगजेब जो है जिंदा पीर का टाइटल लिया था। ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये तो एक क्वेश्चन था जिसका हो सकता है कि आपको आंसर पता भी हो। इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू डिस्कशन क्यों किया जाता है? पीवाईक्यू डिस्कशन इसलिए नहीं किया जाता है कि जो क्वेश्चंस आया है उसको जस्ट वन गो कर लें और उसका क्या आंसर है ये देख लें। ऐसे नहीं होता। उसमें थीम एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। जैसे अब ये अकबर दिख रहा है आपको, तो अकबर से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आपको रिकॉल करना होगा। सेम गोज विथ शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। ठीक है। तब जाकर पीवाईक्यू डिस्कशन का रियल सेंस आपको पता चलेगा और आपको पीवाईक्यू एनालिसिस का फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन बाय वन ऑप्शन को देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, अकबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अकबर क्या थे? हुमायूं के सन थे। बाबर से स्टार्ट होता है ये, उसके बाद अकबर आते हैं, हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो अकबर का जो टेन्योर होता है वो होता है 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है। अकबर जो है बचपन में क्या, बचपन से ही मतलब वो डिसलेक्सिक थे। डिसलेक्सिक का मतलब समझते हैं? डिसलेक्सिक का मतलब होता है न तो वो रीड कर पाते थे और ना राइट कर पाते थे। ठीक है। तो बचपन से ही डिसलेक्सिक थे। 13 साल के एज में इनको जो है, चूंकि हुमायूं की डेथ हो जाती है, तो ये जो है रूल्स पावर में मतलब थ्रोन पे आ जाते हैं। ठीक है। तो जब 13 साल का एक बच्चा जब राजा बना दिया जाएगा तो उसको क्या ही अनुभव। ठीक है। तो 13 साल के एज में कंट्रोल कौन कर रहा था? जब ये 13 के एज में थे तो इस पूरे डायनेस्टी को, पूरे एम्पायर को कंट्रोल 4 लोग मिलकर कर रहे थे। ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो 1556 से स्टार्ट होता है और ये 1665 तक जो टेन्यूर रहता है, इस टाइम पीरियड तक ये पूरे गवर्नमेंट को पेटीकोट गवर्नमेंट बोला जाता था। पेटीकोट गवर्नमेंट। क्यों पेटीकोट गवर्नमेंट? बिकॉज महामंगा जो थी, जो इनकी फॉस्टर मदर थी महामंगा, महामंगा जो है ओवरऑल कंट्रोल कर रही थी पूरे
मतलब पूरे सरकार को कंट्रोल कर रही थी, पूरे एम्पायर को रन कौन कर रहा था? महामंगा। क्यों? क्योंकि अकबर बहुत अभी छोटे थे। अब महामंगा के अलावा तो एक हो गई महामंगा, महामंगा। दूसरा हो गया इनके जो दो टीचर थे, ठीक है, अब्दुर नबी, अब्दुर नबी, और एक थे आपका सुल्तानपुरी। तो ये दो क्या थे? टीचर थे इनके। और एक अधम खान, उधम खान थे। आप उधम खान नहीं, बहरम खान, बहरम खान। ये वही बहरम खान है जब पानीपत का सेकंड युद्ध होता है हेमू के साथ। देखिए इसका स्टोरी है, जब पता चलता है हेमू को, हेमू क्या है? अफगान का एक पार्ट था, जैसे शेर शाह बीच में आया हुमायूं के टाइम, तो उसी का आप समझ सकते हैं कि पार्ट था। तो हेमू क्या करता है? हुमायूं पे अटैक कर देता, हुमायूं के डेथ के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देता है, ठीक है, अटैक करता है। उस समय अकबर जो है 13 साल के होते हैं। तो ये पूरे रिवोल्ट को लीड कौन करता है? बहरम खान लीड करता है। और इस जो ये जो रिवोल्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो है पानीपत का सेकेंड, फर्स्ट कब है आपको ऑप्शन में बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहरम खान से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, अकबर जो है 13 साल के थे, इनको जो है 4 लोग कंट्रोल कर रहे थे पूरे गवर्नमेंट को, महमंगा, उसके बाद अब्दुर नबी, सुल्तानपुरी और बहरम खान। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1665 के बाद, जब अकबर होश में आता है, मतलब पूरे साम्राज्य को जब संभालने की बारी आ जाती है, तब वहां से स्टार्ट होता है रियल सेंस में अकबर का रोल, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा एक और स्टोरी बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ जो है ये जो महमंगा थी ना, इन्हीं से रिलेटेड है। महमंगा के सन थे अधम खान, अधम खान। ये अधम खान, चूंकि महमंगा कंट्रोल कर रही थी, तो ये जो है अधम खान अपने आप को मतलब राजा की तरह ही ट्रीट कर रहा था। और ये अधम खान क्या करता है? मालवा के एक राजा होते हैं, एक सेकेंड ये सब इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अधम खान। अधम खान किसका लड़का है? महमंगा की। तो ये अधम खान क्या करता है? मालवा के रूलर थे, मालवा रूलर थे कौन? बाज बहादुर, बाज बहादुर। और इनकी पत्नी का नाम था रुकमती। तो जब अकबर 6 साल के थे, 6 ईयर के, यानी कि उस समय किसका रूल हुआ होगा? हुमायूं का रूल था। तो ये रुकमती क्या करती हैं? इनको एक राखी भेजती हैं, राखी लेटर भेजती हैं, और उसमें हुमायूं को राखी ब्रदर मानती हैं। तो इन रिस्पॉन्स में हुमायूं क्या करता है? रुकमती को एश्योरेंस देता है कि मुगल एम्पायर कभी जो है मालवा पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, मुगल एम्पायर विल नेवर अटैक ऑन मालवा। लेकिन होता क्या है, ये अधम खान जो है क्या करता है? जो बाज बहादुर है इनको मार देता है, बाज बहादुर को किल कर देता है। और जब पता चलता है रुकमती को कि बाज बहादुर को मार दिया गया, तो ये डिप्रेशन की वजह से रुकमती की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एश्योरेंस जो मुगल एम्पायर दिया, उसके एश्योरेंस का कोई मतलब नहीं रहा। तो अकबर जो थे वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे इस अधम खान से। अधम खान यही नहीं रुकता है। अधम खान एक जो है, आपको पता होगा कि आप सुने होंगे, चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ये जो है मालवा वाला रीजन का हो गया। जब हम लोग राजपूत पॉलिसी देखेंगे ना, तब ये और पार्ट्स देख लेंगे कि क्या इससे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अकबर क्या होता है? परेशान होकर आदेश दे देता है कि अधम खान को हैंग कर दिया जाए, मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो यहाँ अधम खान को मार दिया जाता है। और अधम खान की मृत्यु के डिप्रेशन की वजह से इनकी जो मदर होती है महामंगा, महामंगा, वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टोरी समझ में आया, ये लिंक समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं राजपूत पॉलिसी की। राजपूत पॉलिसी क्या था अकबर के टाइम? क्या होते थे? राजपूत जो रूलर थे वो काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। राजपूत पॉलिसी, ठीक है। राजपूत पॉलिसी को हम लोग उतना डिटेल में नहीं
डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेवाड़ जो एक रूलर था, राजपूत रूलर, राजपूत किंगडम मेवाड़, वो जो है इनके सर्जिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। और यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। कब होता है? 1574 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब होता है? 1576 में, नॉट 74 में। और यहाँ किसके किसके बीच होता है? तो मान सिंह। अब मान सिंह कौन है ये आपको पता चलेगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, जो हमारा सीरीज चल रहा है एंशियंट और मेडिवल का, वहां डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। तो मान सिंह और आपका महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच क्या होता है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इसमें जो है महाराणा प्रताप डिफीट नहीं हो पाते हैं, किसी तरह वहां से स्केप कर जाते हैं। तो और यहीं आप देखेंगे कि ये जो आगे चलकर जहांगीर के रेजिम में राजपूतों के साथ, यानी कि मेवाड़ रूलर के साथ एक जो है समझौता होता है। तो उस समय जाकर मेवाड़ जो है कुछ टाइम के लिए मुगल इंपेरर के अंडर आता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इनिशिएटिव की, जो कि जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अकबर की कुछ खास इनिशिएटिव्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इनिशिएटिव से आप देखेंगे कि पिलिग्रिमेज टैक्स जो लगता था उसको खत्म करता है, जिजिया टैक्स को हटाता है। अब जिजिया टैक्स क्या था? जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पे लगता था। आपके अर्निंग का 2.5% आपको एज अ टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि आप मुस्लिम नहीं थे। आपको बताना है कि मुस्लिम पे एक टैक्स लगाया जाता था, वो कौन सा, उस टैक्स का क्या नाम था। ठीक है, तो ये जिजिया टैक्स हो गया। अब इसमें क्या था? कुछ एक्सेप्शन था, जैसे चिल्ड्रेन, उसके बाद वुमेन, और उसके बाद ब्राह्मण्स। ये 3 लोगों को ये टैक्स नहीं देना होता था। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा रूलर था जो ब्राह्मण्स पे भी क्या जिजिया टैक्स लगाया था? तो उसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हो गया जिजिया टैक्स से रिलेटेड। तो ये 2 पॉइंट हो गया, पिलग्रिमेज टैक्स हटाता है, जिजिया टैक्स हटाता है। उसके बाद इबादत खाना का, इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट करता है, जहां पे रिलीजियस डिस्कशन होता था, रिलीजियस डिस्कशन। और इनिशियली ये किसके लिए था? इनिशियली ये केवल मुस्लिम लोग के लिए था। लेकिन जो मुस्लिम थियोलॉजियन सेंट हो, थियोलॉजिस्ट बोलिए उसको, जो थे, वो उनके एडमेंट बिहेवियर की वजह से इबादत खाना जो है क्या कर देते हैं अकबर? ओपन कर देते हैं, ओपन फॉर ऑल रिलीजन, ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि हिंदुइज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, क्रिश्चियनिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। काफी क्वेश्चन बना है यहाँ से। ठीक है, ये 2 कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इबादत खाना के टाइम आपको जो है हिंदुइज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था और क्रिश्चियनिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इबादत खाना है, यहाँ पे क्या होता था? सारे धर्म के लोग जुटते थे, डिस्कशन होता था, और जो सारे धर्म से जो काम की चीजें थी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूजफुल था, यूजफुल पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन, उसको निकाल कर ये क्या करते हैं? एक नया जो है थियोलॉजी का निर्माण करते हैं। और उस थियोलॉजी का क्या नाम था? उस थियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं तौहीद इलाही, तौहीद इलाही या दीन इलाही। ठीक है, इसी को आगे चलकर दीन इलाही भी कह दिया जाता है, दीन इलाही। ठीक है, तो तौहीद इलाही क्या था? जितने भी रिलीजियस जो अलग अलग धर्म के लोग जुटते थे, तो उनके डिस्कशन से एक थियोलॉजी का निर्माण होता है, जिसको कि अकबर जो है तौहीद इलाही का नाम देता है, आगे चलकर जिसको हम लोग दीन इलाही बोलते हैं। अब इसी दीन इलाही से जब ये थियोलॉजी स्प्रेड करता है, तो इसके थ्रू कौन सा मैसेज स्प्रेड करते हैं? तो ब्रदरहुड का मैसेज स्प्रेड करते हैं, जिसको बोला जाता है सुले कुल, सुल ए कुल। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। ठीक है, तो क्लियर हो गया। देखिए, इनिशिएटिव में पिलग्रिमेज टैक्स हटाते हैं, जिजिया टैक्स हटाते हैं, इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, वहां से एक थियोलॉजी डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तौहीद इलाही, जो आगे चलकर दीन इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी दीन इलाही की डिस्कशन में
जो इस थियोलॉजी के माध्यम से वो कौन सा मैसेज मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे, तो मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, जिसको कि हम लोग सुले कुल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका उनका जो है जो इम्पोर्टेंट ये था, यहीं पे डिस्कस करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और जो एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उनके समय क्या थे, लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, लैंड को 4 पार्ट में। तो पहला जो होता था उसको हम लोग बोलते थे पोलज लैंड। पोलज का मतलब बहुत ही फर्टाइल लैंड। ठीक है, फर्टाइल लैंड। ठीक है, ये आप सुने भी होंगे, अगर कोई गांव के एरिया में रहता होगा तो इसमें से आपको कुछ सुनने को मिल जाएगा। पोलज, उसके बाद परती लैंड। परती तो मैक्सिमम लोग सुने होंगे। परती का मतलब था कि एक ईयर के लिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, हिलोल छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ताकि फर्टिलिटी गेन हो जाए, फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। ठीक है, तो पोलज, परती, और उसके बाद था आपका जैसे अभी भी आपको देखने को मिलेगा, चेचर लैंड बोलते हैं, CHCH चीयर, आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, चेचर लैंड। तो ये चेचर लैंड क्या होता था, चेचर लैंड का मतलब जिसमें कि हम लोग क्या करते थे कि 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए फिलो छोड़ देते थे ताकि फर्टिलिटी रीगेन कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग देख लिए चेचर तक। और लास्ट तो सबको पता ही होगा, बंजर लैंड। तो बंजर लैंड का मतलब क्या था कि 5 साल प्लस, 5 साल या 5 साल प्लस छोड़ना पड़ता था फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए। तो पोलज, परती, चेचर एंड बंजर, ये 4 तरह का लैंड डिवीजन हुआ था अकबर के टाइम। ठीक है, उसके बाद 2 तरह के, 2 टाइप ऑफ फार्मर होते थे, खुदकस्त और पहिकस्त। खुदकस्त, खुद का कस्त प्रोनाउंसिएशन से क्लियर है, खुद कस्त यानी कि खुद की जमीन को जो टेल कर रहा है, टेलिंग ऑन लैंड, ऑन लैंड। ठीक है, और एक था पहिकस्त। पहिकस्त का मतलब अब क्लियर ही हो गया होगा, एक सेकेंड। पहिकस्त का मतलब तो क्लियर हो गया होगा, जो दूसरे के लैंड को टेल कर रहे हो, टेलिंग अदर्स लैंड। तो ये जो था डिवीजन, ये जो चीजें थी वो अकबर से रिलेटेड थी। होपफुली आपको जो है समझ में आ गया होगा। लैंड का 4 डिवीजन होता है, पोलज, परती, चेचर और बंजर। ठीक है, 2 तरह के मतलब एग्रीकल्चरल फार्मर हुए, एक खुदकस्त और एक पहिकस्त। खुदकस्त का मतलब आपको पता चल गया, जो ऑन लैंड, खुद मतलब अपने लैंड को जो टिल्ट कर रहे हो, और पहिकस्त का मतलब जो दूसरे का लैंड टिल्ट कर रहे हो, ठीक, टेल कर रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ क्या था, अकबर देख लिए हम लोग। अब हम लोग जहांगीर को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनके पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर था। डिटेल में हम लोग, एक सेकेंड, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस जहां, 1 सेकेंड, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेने दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो जहांगीर क्या करते हैं, अभी एक पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेवाड़ को जो है, मेवाड़ के साथ एक ट्रीटी से साइन कर लेते हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी, और जिसके चलते क्या होता है, मेवाड़ वाले जो है उनके अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उनके सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अहमदनगर को कंप्लीटली एनेक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, खैर चलिए, पता नहीं टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, नहीं तो एक यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसे जो है मैरिज अलायंस के थ्रू पावर को कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे 1611 में क्या करते हैं, मैरी करते हैं किससे, मैरिड टू ईरानियन लेडी, ईरानियन ईरानियन लेडी, किससे, मेहरूम निसा, मेहरूम निसा, मेहरूम निसा। ठीक है, मेहरूम निसा से क्या करते हैं, शादी करते हैं, जिनका कि आगे चलकर क्या नाम दिया दिया जाता है, नूरजहां। ठीक है, तो जो ये जहांगीर थे ना, ये एडिक्टेड पर्सन थे। ये जो है इनका पेंटिंग और वाइन, इन दोनों से एडिक्शन था। तो इनको कुछ मतलब रहता नहीं था सरकार वगैरह से, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें जो है नूरजहां कंट्रोल करती थी। और इनका जो है ना एक शैडो
और शैडो कहिए या फिर किचन गवर्नमेंट कह लीजिए, किचन गवर्नमेंट था जिसको कि जुंटा बोला जाता था। ये क्वेश्चन इस यहाँ से बनता है, ठीक है। जुंटा बोला जाता था, स्मॉल किचन जैसे नहीं होता है, शैडो कैबिनेट का टर्म आप सुने होंगे। यहाँ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेकिन ब्रिटेन वगैरह में शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट क्या होता है कि एक ऑलरेडी ऑपोजिशन के द्वारा एक कैबिनेट का फॉर्म रखा रहता है कि जैसे सरकार फॉल हो तो हम, अगर हमको मौका मिले सरकार बनाने का तो हम जो है सरकार को स्टेबलाइज कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब जो है ये जो जब नूरजहां को पूरा कंट्रोल दे दिया गया तो ये अपने पिता, इनके पिता का नाम क्या था, मिर्जा घियास बेग, मिर्जा घियास बेग। तो मिर्जा घियास बेग जब अपने पिता को ये क्या बना देती हैं, वजीर बना देती हैं। वजीर मतलब आप समझ सकते हैं, उसको इत्मादु औला बोलते थे, इत्मादु औला, इत्मादु औला, ठीक है। तो नूरजहां अपने पिता मिर्जा घियास बेग को क्या बना देती हैं, वजीर, जिसका मतलब होता है इत्मादु औला या इत्मादु दौला, जो भी बोलिए आप, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। उसके बाद असफुदौला, असफुदौला, ये इनको क्या दिया गया था, खाने ए सामान, जो मतलब ट्रेजरी वगैरह का देखते थे, और रॉयल मतलब हेड थे, रॉयल हेड आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कंट्रोल कर कैसे कर रही थी, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज होता है जहांगीर के टाइम में कि ये बेल ऑफ जस्टिस या फिर चेन ऑफ जस्टिस जो भी बोल लीजिए, ये टांगे हुए थे जस्टिस। ये क्या था, एक 30 यार्ड का मतलब एरिया होता था जहां पर अगर किसी भी पीपल को, किसी भी जनता को अगर कोई इशू है तो वो डायरेक्ट सरकार के पास जा सकता है। यहाँ बेल टंगा हुआ था, इस बेल को बजाते थे और इनकी बातों को सुनी जाती थी, ठीक है। तो ये क्या थे, ये आपका हो गया बेल ऑफ जस्टिस। कहाँ था, आगरा में था, ठीक है। जंजीर ई अदल बोलते थे उसके, जंजीर ई अदल, ठीक है। तो ये आपको जो है जहांगीर से रिलेटेड हो गया। अब इसमें एक कैच आता है कि इनकी जो है डॉटर होती है लाडली बेगम, इनकी, नूरजहां की, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, खैर छोड़िए वो सब जो है ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, उतना हम लोग नहीं ध्यान में रखते हैं। बस एक चीज़ और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जब ब्रिटिश धीरे धीरे एंट्री हो रहा था ब्रिटिश का, तो 1516 में, 1516 या 1615, 1615 में थॉमस रॉय जो है, क्योंकि 1608 में तो इंडिया आया था बेटे, ठीक है, 1600 में फॉर्मेशन हुआ था, तो 1615 में थॉमस रॉय जो थे, थॉमस रॉय यहीं जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, किसके लिए, ट्रेडिंग राइट मिल जाए उनको, उसके लिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि किनको ट्रेडिंग राइट मिला था और किसके टेन्योर में। हालांकि यहाँ थॉमस राय को स्मॉल स्केल पर दिया था जहांगीर ने, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, शाहजहां को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफी टाइम लग रहा है लेकिन कोई नहीं। शाहजहां क्यों फेमस है, सबको पता है, ताजमहल के लिए फेमस है। ताजमहल जो है ये किए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि अहमदनगर कंप्लीट रूप से एनेक्स नहीं हुआ था। कंप्लीट रूप से एनेक्स जो है वो कब होता है, शाहजहां के टेन्योर में होता है, ठीक है। और यहीं शाहजहां के समय क्या होता है, सक्सेशन वार स्टार्ट हो जाता है, सक्सेशन वार स्टार्टेड। और इसमें आप देखेंगे कि आलमगीर जो थे, आलमगीर औरंगजेब, एजीबी, आलमगीर औरंगजेब क्या होते हैं, वो शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और खुद को जो है राजा घोषित कर देते हैं। हक किसका बन रहा था, हक बन रहा था दारा सिकोह का। क्यों दारा सिकोह का हक बन रहा था, क्योंकि ये जो है बड़ा बेटा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है, सामूगढ़, ध्यान रखिएगा इसको। बैटल ऑफ सामूगढ़ कब होता है, आपको देखेंगे कि बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है जिसमें कि किसके किसके बीच, दारा सिकोह और आलमगीर औरंगजेब के बीच होता है। ये 1656 के आसपास होता है, देख लीजिएगा एक बार, या 1656 नहीं, 1658, 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है जिसमें कि आलमगीर जो है यानी कि औरंगजेब जो है दारा सिकोह को डिफेट कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सत्ता में आ जाते हैं, ठीक है। 1658 में वैसे वो थ्रोन अडॉप्ट किए थे, तो एक बार देख लीजिएगा कि सामूगढ़ का बैटल 58 ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लिए, ये सारे चीज डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय व्हिच इन्वेंटर, कौन से इन्वेंटर के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो यूनिवर्सिटी थे, रेस्ट यूनिवर्सिटी, उनको कौन फॉर्म किया, ठीक है, कौन फॉर्म किया और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ था? बिहार में। कौन इसको फाउंड किए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे, 5th सेंचुरी सी के आसपास। और इसको डिस्ट्रॉय करता है कौन? बख्तियार खिलजी, 1193 सी में। ये एक बुद्धिस्ट, मेजर बुद्धिस्ट सेंटर हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त चाइनीज और अलग अलग राज्य से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रेजेंट डे भागलपुर में है। इसको धर्मपाल जो है, विक्रमशिला को धर्मपाल जो है फाउंड करते हैं, जो पाल डायनेस्टी थे और गोपाल के सन थे, 8th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, जब नालंदा में क्वालिटी डिक्लाइन होने लगा तो उसको काउंटर करने के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट करनी पड़ी। तक्षशिला की बात करें तो ये पाकिस्तान में था, सबसे ओल्डेस्ट था। इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कौन जो है इसको फाउंड किए थे। तो ये जो है ना आश्रम व्यवस्था पर बेस्ड था। आपको एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जब ऑलरेडी था तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टेब्लिशमेंट की क्या जरूरत पड़ी? तो तक्षशिला और नालंदा में यही डिफरेंस था कि तक्षशिला जो है वो क्या था? आश्रम बेस्ड पे था। जैसे गुरुकुल टाइप का यूनिवर्सिटी था, वहाँ एक पूरी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं था। मतलब अगर आप नालंदा को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लाइब्रेरी था, पूरी डिसिप्लिन के साथ, एक जैसे प्रेजेंट डे मॉडर्न आप यूनिवर्सिटी देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नालंदा में देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन तक्षशिला में क्या था? गुरु शिष्य परंपरा था और आश्रम व्यवस्था पे वो बेस्ड था। ठीक है, उदंतपुरी की बात करें तो उदंतपुरी गोपाल जो कि फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, उनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसको भी जो है बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो नालंदा और उदंतपुरी को बख्तियार खिलजी जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन, सॉल्ट प्रोडक्शन, पीजेंट टैक्स और फॉरेस्ट राइट। ये बीपीएससी 67 नॉट 77 तो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी तो 71 आने वाला है। तो ये हो गया 67 में ये आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में क्या होता है? राजकुमार शुक्ल जो है वो जाकर कहाँ मिलते हैं? लखनऊ सेशन चल रहा था और एचसी मजूमदार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एचसी मजूमदार क्या कर रहे थे? उसको प्रिसाइड कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं? लखनऊ सेशन में जाकर मिलते हैं किससे? गांधी जी से। और उनको जो है चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ के पीजेंट्स जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो आप आइए हमारी बातों को सुनिए। तो गांधी जी ये सब डिस्कशन के बाद आप देखेंगे कि फिर कलकत्ता सेशन होता है 17 में। उसका भी बता सकते हैं आपकी कौन उसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, वो जो है फर्स्ट वुमेन, नहीं वुमेन तो नहीं बोल, होम रूल लीग भी चलाई थी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गांधी जी चंपारण आते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। गांधी जी में एक क्वालिटी था कि वो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको समझते थे, और समझते थे किसी के कहने पे नहीं, वहाँ जाते थे, वहाँ लोगों से मिलते थे, मिलने के बाद उनकी प्रॉब्लम समझते थे, तब जाकर जो है मूवमेंट या फिर जो भी आप बोलिए सत्याग्रह स्टार्ट करते थे। लेकिन होता क्या है, इनके वहां जाने का काफी विरोध होता है और वहां पे इनको जो है लीगल समन दे दिया जाता है। किसके द्वारा? जो लीगल समन दे दिया जाता है वहां का जो, क्या बोलिएगा आप, जो कमिश्नर था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वो उनको लीगल समन दे देता है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके चंपारण छोड़कर बाहर जाइए। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? उनके ऑर्डर को डेफियंस करते हैं, नहीं मानते हैं। और इनके प्रेशर के बाद आप देखेंगे कि ये जो था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इनका। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, इंक्वायरी कमेटी का फॉर्मेशन होता है और 17 के अंत होते होते तीन कठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का। ठीक है, तो नॉन वायलेंट सत्याग्रह दिखाता है कि वो भी इफेक्टिव हो सकता है कॉलोनियल लॉ के खिलाफ। और इसी में आप बताइएगा कि कौन जो है गांधी जी को महात्मा गांधी बोला। ठीक है, गांधी जी को महात्मा गांधी कौन बोला, और यही चंपारण सत्याग्रह के बाद इनको जो है महात्मा का टाइटल मिलता है। और ये जो आप देखेंगे कि, चलिए आप थोड़ा सा आप भी वर्क कीजिए, बाकी अगर उनका हम नाम लेंगे तो फिर उनको उनके बारे में भी बताना पड़ेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड, बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है, empowered Indian peasant to show that freedom movement could include रूरल पीपल। यानी कि पहले का जो 1857 का रिवोल्ट फेल होने के पीछे जो रीजन था उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं रूरल पीपल को इग्नोर करना भी एक रीजन था। और यही जो चंपारण सत्याग्रह होता है वहां से ये पता चलता है कि फ्रीडम मूवमेंट में रूरल पुअर पीपल का भी एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से फ्यूचर जो मास मूवमेंट हुआ जैसे खेड़ा हो गया या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनका जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, पिच जो है लेवल प्लेइंग पिच जो है आप तैयार कर दिए गांधी जी। और फिर आप देखेंगे कि आगे जो है खेड़ा सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद और नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि गांधी जी जो है 3 चीज यूज करते थे, हंगर स्ट्राइक, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस तो सत्याग्रह हो गया। आपको बताना है कि हंगर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किए थे और नॉन कोऑपरेशन फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किए थे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तीन कठिया सिस्टम के बारे में। तीन कठिया सिस्टम के बारे में, तो तीन कठिया सिस्टम का मतलब था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा में आपको क्या लगाना है, फोर्सफुली आपको इंडिगो ग्रो करना है, इंडिगो ग्रो करना है। ठीक है, और इसका प्राइस ये लोग देते नहीं थे ढंग से, मतलब जो प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस देते नहीं थे। तो हुआ क्या, और तब तक क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो क्या कर लिया था, जर्मनी जो है आप देखेंगे कि सिंथेटिक तैयार कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो। तो अब आप बताइए कि सिंथेटिक इंडिगो तैयार हो गया, सिंथेटिक इंडिगो, तो ऑब्वियस है कि नेचुरल इंडिगो का डिमांड घट जाएगा। क्यों घट जाएगा भाई नेचुरल इंडिगो का डिमांड, क्योंकि नेचुरल इंडिगो एक्सट्रैक्ट करने में प्राइस जो है ज़्यादा लग जा रहा था, और सिंथेटिक है तो अगर इसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल आप पढ़े होंगे तो उसमें तो आपको पता होगा कि जितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट जो है हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही प्राइस डाउन होगा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिगो का डिमांड घट गया। अब ये लोग तो प्रोड्यूस कर चुके थे, तो यही ये लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन ऑब्वियस था कि प्रोडक्शन कर चुके थे, प्राइस नहीं मिलता था, ऑलरेडी ये डेट ट्रैप में थे, डेट ट्रैप में ऑलरेडी थे, तो इनका डिमांड जो है वो जायज़ था। ठीक है, 3/20 कट्ठा ये हो गया कि 20 कट्ठा में 3 पार्ट आपको जो है इंडिगो उगाना है। तो यही कॉम्पेंसेशन को लेकर गांधी जी को बुलाया गया और यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बैठता है और बाद में जाकर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर। करेक्ट आंसर है 6 ईयर, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का ओरिजिन कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961 में, जहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और इस राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय इसको जो है आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ काउंसिल्स, स्टेट ऑफ काउंसिल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1960 में ये जो है आपको जो है, अच्छा बाई कैमरलिज्म आ गया सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ ये होता था एक काउंसिल ऑफ स्टेट होता था, स्टेट ऑफ काउंसिल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता था। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट को आप देखेंगे कि यही जो है राज्यसभा का तौर पे
आगे चलकर जो है राज्यसभा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और वहां से लेकर आज़ादी तक काउंसिल ऑफ स्टेट कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, तो उसमें भी कन्फ्लिक्ट होता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट रखना है या नहीं रखना है। फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं, अपर हाउस को रखना जरूरी है। और यहीं आप देखेंगे कि राज्यसभा को एडॉप्ट कर लिया जाता है कब, 1950 में। तो जो टर्म राज्यसभा है उसको दे दिया जाता है 1950 में राज्यसभा। उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था राज्यसभा जो है। और इसमें क्या जी, हर 2 साल पे मेंबर जो है रिटायर होते हैं, 2 ईयर पे मेंबर रिटायर होते हैं। इनकी पावर की बात कर लेते हैं, तो इनसे रिलेटेड 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 249, 250 और 251। 249 क्या है कि राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। और इसमें राज्यसभा का ये इंट्रोड्यूस करेगा राज्यसभा, तभी ये हो सकता है। 250 क्या बोलता है कि इमरजेंसी के टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम बना सकता है। और 251 क्या बोलता है कि अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ वैलिड होगा, सेंट्रल लॉ वैलिड होगा, ठीक है, समझ गए। तो 249 ध्यान में रखना है, 250 और 251, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसमें जो है 12 मेंबर जो है नॉमिनेट होते हैं, वो लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, और एक होता है आपका आर्ट के फील्ड में आप समझ सकते हैं। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 कैटेगरी में क्या किया जाता है, 12 लोगों को, 4 कैटेगरी में 12 लोगों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपका जो है, कौन सा है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 फील्ड में, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल में पता होगा, किसका नाम ले, सचिन तेंदुलकर थे, उसके बाद किरण खेर, शायद किरण खेर थी या किरण कुछ थी, तो देख लीजिएगा, वो जो है बॉलीवुड के कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था। तो ये 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ध्यान रखिएगा। इसमें ये मेंशन है कि आप जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं 12 लोगों को। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल नेम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टैब्लिश होता है 3 अप्रैल 1952 को, आर्टिकल 80 से 88। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 250, करेंट स्ट्रेंथ 245, टर्म 6 ईयर, 1/3 जो है प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। इनसे रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और पहला सिटिंग कब होता है, तो 13 मई 1952 को, इसको ध्यान में रखिएगा, 13 मई 1952 वाले को। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हम लोगों के पास 7 फंडामेंटल राइट था। बाद में आप देखेंगे इसको 6 कर दिया गया, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपको देखेंगे कि आर्टिकल 31 और 19F में था। तो इसको जो है रिमूव कर दिया जाता है और इसको लीगल राइट बना दिया जाता है। लीगल राइट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से हटाकर लीगल राइट, क्यों हटाया गया होगा, सोचिए एक बार। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या फिर लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा था, तो वहाँ प्रॉब्लम होती थी, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट रिवाइज कर लीजिए। तो इसका ओरिजिन आपको मग्न करतब जो ब्रिटेन में आया 1215 में, वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन एज ए ऑफिशियल हम लोग जो है यूएस बिल ऑफ राइट को मानते हैं कि यहाँ से हम लोग लिए हैं, ठीक है। 1791 में जो आता है
उसके बाद 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट उभर कर आते हैं। ठीक है। और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में सिविल राइट जो होता है, नेहरू रिपोर्ट 1928 का, जो फंडामेंटल राइट का डिमांड करता है। साइमन कमीशन आता है 1927 में, जो इग्नोर कर देता है इंडियन राइट्स डिमांड को, और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 जो लिमिटेड राइट देता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद इसको पार्ट 3 में रखा जाता है, और कहाँ से लिया गया है, यूएसए के द्वारा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये देख लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में आता है। ठीक है। 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और 31 जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32। ठीक है। अब बताइए कि कौन कौन से राइट जो हैं वो केवल सिटीजन के लिए है। तो 15 आप देखेंगे, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है राइट, ये केवल सिटीजन के लिए है, ओनली फॉर सिटीजन्स। ध्यान रखिएगा इसको, ओनली सिटीजन्स के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच वाज द कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार किस डायनेस्टी से थे? हर्यंक डायनेस्टी से, हर्यंका डायनेस्टी से। ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या था? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, राजगिरी था कैपिटल। पाटलिपुत्र तो उडैन उडैन बनाते हैं। ठीक है, उडैन इसका बनाते हैं, मतलब अजात शत्रु के टाइम ये हो गया था कि पाटलिपुत्र शिफ्ट करना है, लेकिन एक्चुअल में उडैन के टाइम ये जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है हर्यंक डायनेस्टी को देख लेते हैं। हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है। तो हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर आपको कौन हो गए? बिम्बिसार, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बिम्बिसार जो है इसके फाउंडर हो गए। 544 से 492 बीसी तक चलता है। अब देखिए, बिम्बिसार का जो है, जो अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड करते थे वो दो तरीका से करते थे। एक तो हो गया एनेक्स करके, मिलिट्री एनेक्सेशन, मिलिट्री एनेक्सेशन। इसका एग्जांपल आपको अंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यहां देखिए ना, मैट्रिमोनियल अलायंस। इसमें क्या करते हैं कि लिच्छवी प्रिंसेस चेलेना से शादी करते हैं, लिच्छवी प्रिंसेस चेलेना से शादी करते हैं। तो यहां से क्या हो गया, लिच्छवी आ गया अंडर कंट्रोल। उसके बाद हेमा, माद्रा क्लैन जो पंजाब वाले एरिया में था, खेमा नॉट हेमा, हेमा जो थी कहां से थी? फ्रॉम माद्रा। ठीक है। और एक थी महाकोशाला देवी, कोशाला देवी कहां से? कोसल से। ठीक है। तो महाकोशाला देवी ऑफ कोसल। तो ये तीन लोग से क्या करते हैं? मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं। और अवंती जो है उस समय मगध का सबसे बड़ा क्या था? राइवल था। तो अवंती के एक रूलर थे चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। ये चंद्रप्रद्योत को क्या हो गया था? जॉन्डिस हो गया था, और ये ठीक नहीं हो रहे थे। तो बिम्बिसार के कोर्ट में एक जीवाक थे जो कि फिजिशियन थे, जीवाक। तो ये जीवाक को भेजते हैं एज अ, आप क्या समझिए, एज अ फ्रेंडशिप रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीवाक को भेजते हैं चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए। और चंद्रप्रद्योत जब ठीक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि अवंती और हर्यंक के बीच क्या हो जाता है? एक फ्रेंडली, आप समझिए कि रिलेशन हो जाता है। ठीक है। ये चीजें हो गई। अब ये तो बिम्बिसार हो गए। इनके बाद आते हैं अजात शत्रु। ये वही अजात शत्रु जो फर्स्ट अजात शत्रु, अजात शत्रु क्या करते हैं? अपने पिता बिम्बिसार को मारकर, किल करके सत्ता में आते हैं, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कन्वेन करते हैं, पैट्रनाइज करते हैं। कन्वेन तो कोई और किया था, कमेंट में बताइए कौन कन्वेन किए थे, चेयरमैन कौन थे। ठीक है। ये हो गया अजात शत्रु, बिम्बिसार। अजात शत्रु जो है दो विपन यूज किए थे, रथ मुसाल, RATH, रथ मुसाल,
और महाशिलकंटका, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये हम लोग कहाँ, जब हरेंग डायनेस्टी डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस है। रथमुसाल कैसा दिखता है, महाशिलकंटका कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। तो रथमुसाल और महाशिलकंटका यूज किए थे। आपको बताना है कि ये दोनों विपन का यूज किस डायनेस्टी के खिलाफ किए थे। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देते हैं। चलिए, अंग एक हो सकता है या अवंती हो सकता है। आप मतलब आप चलिए देखिएगा कि किसके खिलाफ जो है ये दो विफन यूज किए थे, रथमुसाल और महाशिलकंटका। क्लियर हो गया, ये अजात शत्रु हो गए। अब हम लोग क्या डिस्कस करें अजात शत्रु से रिलेटेड, और तो कुछ बचा नहीं है। अजात शत्रु से रिलेटेड, हाँ, एक तो ये था जो हम लोग डिस्कस किए थे कि इन्होंने प्लान किया था कि कैपिटल जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए थे। तो इनके बाद उदयन आते हैं। उदयन ये क्या करते हैं, कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट करते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसके लास्ट रूलर जो नागदशक होते हैं, नागदशक, इनको कौन किल कर देता है, किल्ड बाय हिज मिनिस्टर। उन्हीं के जो मिनिस्टर थे सैसुनाग, सैसुनाग ही थे, सैसुनाग, ये किल कर देते हैं और उसके बाद सैसुनाग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीजें। अजात शत्रु, उदयन, नागदशक जो है लास्ट रूलर थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस। बिहार को सेपरेट प्रोविंस कब बनाया गया, आपको ये बताना है। तो ये देखिए, इसी 66 में ही नहीं, इस बार जो बीपीएससी का 70 था, बीपीएससी का 70 था, ये क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम लोग गलती किए थे, इंक्लूडिंग मैं भी गलती करके आया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत लोग गलत किए थे। तो ये क्वेश्चन जो है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ। देखिए, अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन जारी होना और एक्चुअल में फॉर्मेशन होना, ये दोनों में डिफरेंस है, और यहीं पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर गए थे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड की अगर कोई बात करेगा तो बैकग्राउंड है आपका स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो आप देखेंगे कि 1905 में होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो अनाउंसमेंट हो जाता है, तो वहां से स्वदेशी मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाता है, बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि था क्या, कलकत्ता जो था वो मेन सेंटर पॉइंट था रिवोल्यूशनरीज का। तो इसको काउंटर करने के लिए जो ब्रिटिश थे, वो क्या किए, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल जो है बनाने की घोषणा की। यानी कि ये काउंटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बोले कि हम जो है इसका डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं। लेकिन रीजन क्या था, रीजन था हिंदू को मुस्लिम से सेपरेट करना और यहाँ इन दोनों के बीच जो है टेंशन क्रिएट करना। ठीक है, तो ये इंडियंस को काफी बुड़बक समझते थे, तो बुड़बक थे भी उस टाइम, क्योंकि डिवाइडेड थे सब लोग, यूनिटी थी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद बॉयकॉट मूवमेंट होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न के टाइम। फिर 1911 में एक्चुअल में आप देखेंगे, इरेज कर लेते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है, जॉर्ज पंचम आते हैं और दिल्ली में शाही दरबार लगता है। दरबार लगता है कहाँ, दिल्ली में। 3 दरबार लगे हैं, 3 दिल्ली दरबार, 3 शाही दरबार हुआ है। आपको बताना है, एक तो दिल्ली में हो गया, बाकी 2 कहाँ हुए। एक चलिए इलाहाबाद में हुआ है, दूसरा कहाँ हुआ है और कब हुआ है ये आपको बताना है। और कौन उस समय, आप ऐसे समझिए कि उस समय कौन वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दिल्ली में थे जॉर्ज पंचम जो है आए हुए थे। ये क्या करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वहां पर, मतलब ये एनुलाइज तो हो गया रहता है। अब देखिए, 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार लगता है और उसके बाद 22 मार्च 1912 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि बिहार जो है अलग सेपरेट प्रोविंस बनेगा, बिहार का एज ए सेपरेट प्रोविंस। ठीक है, कब, 22 मार्च 1912 को, और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है यहाँ, तो सब लोग को यही लग रहा था कि
सेपरेट कब हुआ, प्रोविंस कब बना, तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए डेट और ईयर दोनों साथ में लिखा जा रहा है। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी होता है या अनाउंसमेंट होता है कि बिहार जो है एक सेपरेट प्रोविंस बनेगा। और आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार का फॉर्मेशन होता है। तो कभी क्वेश्चन बने कि बिहार कब फॉर्म हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को फिर डिवीजन होता है और यहां से उड़ीसा जो है सेपरेट हो जाता है। उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, बिहार से अलग हो जाता है उड़ीसा। ठीक है, आगे चलकर फिर हम लोग देखेंगे कि 2000 में 15 नवंबर 2000 को, ये 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है और साथ ही झारखंड दिवस भी शायद मनाया जाता है, एक बार देख लीजिएगा। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड सेपरेट हो जाता है बिहार से, झारखंड सेपरेट हो जाता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, तो थोड़ा सा बाउंड्री एडजस्टमेंट किया जाता है, तो वो कुछ खास नहीं है। बाकी आपको ये 5 डेट याद रहना चाहिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी होता है कि बिहार जो है एक नया प्रोविंस बनेगा, बना नहीं है अभी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का फॉर्मेशन होता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है सेपरेट होता है बिहार से। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है आपका बिहार से। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ बिहार। तो सिल्क सिटी सबको पता है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। विच नेशनल पार्क इन बिहार इज नोन फॉर गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डेल्फिन के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, हालांकि गंगेटिक के लिए आपको आप देखेंगे कि और भी बहुत तरह की योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। जैसे एक रिसर्च सेंटर ओपन किया गया है पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, रिसर्च सेंटर रिगार्डिंग दिस डॉल्फिन। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। ठीक है, तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर और रोहतास में है, आपको देखने को मिल जाएगा। कैमूर और रोहतास का एरिया जो है लाइमस्टोन के लिए फेमस है, ये सब ध्यान में रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ, जहां हम लोग थीम एनालिसिस करेंगे, न कि केवल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।